हर एक दिन या तो मैं अपनी किस्मत आजमा रहा होता हूँ या फिर ऐसा करने की राह पर होता हूँ। मैं प्रोफेसर ली की लैब केमिकल सुलझाने में मदद कर रहा था और गलती से एक टॉक्सिक गैस बना दी। पूरी क्लास को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया। नया रूल, स्टूडेंट्स को बिना ऑथराइजेशन के केमिकल्स मिक्स करने से बैन किया जाता है। फिर मैंने डॉर्म के ड्रेन साफ करने में मदद करने की कोशिश की। एक गलती और आधी बिल्डिंग गिर गई। नया रूल, स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री ड्रेन साफ करने के लिए केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल करने से बैन किया जाता है। आखिर में मैं क्लास छोड़ने के लिए दीवार फांदकर भागने में कामयाब रहा और सीधा एक क्राइम सीन में पहुंच गया। नया रूल, स्टूडेंट्स को दीवार फांदने या ऑफ कैंपस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने से बैन किया जाता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं पेलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के इकलौते स्टूडेंट की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होकर जागा। मुझे कैंपस वॉच नाम के एक कैंपस लाइव स्ट्रीम शो में कास्ट किया गया और गलती से एक स्पेशल एबिलिटी ट्रिगर हो गई, कैंपस रूल सिस्टम। हर बार जब मेरे एक्शंस की वजह से स्कूल को एक नया रूल जोड़ना पड़ता, मुझे एक ड्रॉ चांस मिलता। उस पल से वेस्ट यूनिवर्सिटी की अजीबोगरीब रूल बुक 20 रूल से बढ़कर 200 हो गई। पूरा कैंपस मुझसे रुकने की भीख मांगने लगा। कोई मुझे रोक नहीं सका। फ्री ड्रॉ चांसेस, हाँ, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक दिन प्रोफेसर ली के इंस्ट्रक्शंस मानते हुए मैं अगले हफ्ते की सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस क्लास की तैयारी के लिए मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करने कैंपस के अनडेवलप्ड जोन की तरफ गया। मैं एक धुन गुनगुना रहा हूँ और खुदाई कर रहा हूँ। एक धमाका और मैं गया। पूरी जगह आग की लपटों में घिर जाएगी और स्कूल सीधा जन्नत पहुंच जाएगा। और तभी नीचे से एक भारी टकराने क्लैंग की आवाज आई, जिससे मेरी हथेलियों में एक तेज झटका लगा। मार्कस अपने कैमरा के साथ पास आता है। डूड, तुमने अभी क्या हिट किया? मैंने अपना सिर हिलाया और सावधानी से अपनी शवल से आसपास की मिट्टी और मलबे को हटाया। धातु का एक मुड़ा हुआ, बुरी तरह जंग लगा हुआ टुकड़ा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। मैं नीचे झुका और उसे करीब से देखा। वो शेप, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे मैंने वॉर मूवीज में एंटी पर्सनल लैंडमाइंस देखे हैं। और ये स्कूल एक पुराने छोड़े हुए कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड के ऊपर बना था। क्या सच में यहाँ वॉर एरा रेमनेंट्स दबे हो सकते हैं? मेरा दिल बैठ गया। हो ही नहीं सकता कि मैं इतना बदकिस्मत हूँ। क्या मैंने सच में एक लैंडमाइन खोद निकाली? फिर मैंने उस गाने के बारे में सोचा जो मैं अभी चीज़ों को उड़ाने के बारे में गुनगुना रहा था, और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मार्कस कई कदम पीछे हट गया। ओह हेल मैन, मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो। अभी तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। इस वक्त लाइव स्ट्रीम में 1000 से ज़्यादा व्यूअर्स पूरी तरह पागल हो रहे हैं। स्क्रीन पर व्यूअर काउंट और +1 नोटिफिकेशंस लगातार चल रहे हैं। क्या ये डीन के लिए तुम्हारा टीचर्स डे गिफ्ट है? शांत रहो। वो एक एंटी टैंक माइन है, इतने से झटके से वो नहीं फटेगा। जब मैं बच्चा था तो मैं एक ग्रेनेड से हथौड़े की तरह खेलता था। जब मुझे पता चला कि वो असल में क्या था तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे गांव में ओल्ड मैन वॉन्ग ने अपने घर के ठीक बाहर 3 टन आर्टिलरी शेल्स दबा रखे थे। लोग उस सड़क को मिरेकल हाईवे कहते हैं। अब मैं मार्कस को इग्नोर करता हूँ और सीधा गड्ढे में कूद जाता हूँ और एक छोटे ब्रश से आसपास की मिट्टी साफ करता हूँ। जल्द ही मिट्टी से धातु की एक घुंडी नॉब जैसी शेप निकलती है। मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। मैंने प्रोफेसर ली को कॉल किया। प्रोफेसर ली, मुझे लगता है मैंने एक लैंडमाइन खोद निकाली है। ये कैंपस के दाईं ओर वेस्टलैंड में है। इसके ऊपर एक उठा हुआ ट्रिगर मैकेनिज्म है। उनकी आवाज तुरंत गंभीर हो गई। इसे दोबारा मत छूना, मैं आ रहा हूं। इससे पहले कि मैं एक और शब्द कह पाता, उन्होंने फोन काट दिया। 15 मिनट से भी कम समय में प्रोफेसर ली दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने चेहरे से पसीना पोंछने तक की जहमत नहीं उठाई। वो नीचे झुके और उसे ध्यान से देखा। काफी देर बाद उन्होंने एक छोटे ट्रावल से मिट्टी हटाना शुरू किया। मार्कस और मैं सबसे बुरे के लिए तैयार होकर पीछे हट गए, लेकिन धमाका कभी नहीं हुआ। बस कुछ सावधानी से खुदाई करने के बाद उन्होंने आसानी से पूरी चीज बाहर निकाल ली। चिंता की कोई बात नहीं, ये बस एक प्रेशर कुकर लिड है। मैंने उसे लिया, एक नज़र देखा और एक तरफ फेंक दिया। यहाँ एक बर्तन का ढक्कन कौन फेंकता है? प्रोफेसर ली बस हंसे और अपना सिर हिलाया। खतरा मोल लेने से बेहतर है सावधानी। जाओ और सैंपलिंग जारी रखो। अपना ख्याल रखना। और बस ऐसे ही वो चले गए। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। व्यूअरशिप फिर से बढ़ गई। ब्रो को तो कुकिंग स्कूल में काम करना चाहिए। वो सच में तुम्हारे दरवाजे तक पॉट लिड्स डिलीवर कर रहे हैं। मुझे सच में लगा था कि वो गाना सच होने वाला है, जैसे स्कूल में धमाका होगा, और निकला क्या, सिर्फ एक ढक्कन लिड। मार्कस अब और नहीं रुक सका और ठा के मारकर हंसने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा। इतना मजाक क्यों आ रहा है? यहाँ आओ और खुदाई करो। उसने मुंह बनाया। मैं कैमरामैन हूँ, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, मेरा नहीं। मैं वापस गड्ढे में कूद गया। बातें बंद करो, वहां खुदाई करो, वरना आज रात का खाना खुद ढूंढना।
इससे उसकी बोलती बंद हो गई। उसने दुखी मन से एक शवल उठाई। कैंपस वॉच शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज एक शो है। 20 स्टूडेंट्स को चुना गया था ताकि उनकी 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। 2 महीने के अंत में जिस स्टूडेंट की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होगी उसे एक बड़ी एजुकेशन ग्रांट मिलेगी। हर कैमरामैन के पास एक हिडन कैमरा होता है और पूरे समय के लिए मार्कस को वहीं खाना, सोना और रहना पड़ता है जहां मैं रहता हूं। इसलिए अगर मैं उसे खाना नहीं देता तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। सीधा सा हिसाब है। और यही वजह है कि उसने अनिच्छा से एक शवल उठाई और मेरे बगल में खुदाई करने लगा। मैं अपने गड्ढे को देख रहा हूं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। आज मैं कुछ असली ढूंढ कर रहूंगा। मैं शवल चलाता रहा, लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि नीचे से एक और भारी और सॉलिड क्लैंक की आवाज आई। मैंने बहुत सावधानी से मिट्टी साफ करना शुरू किया। मार्कस ने यह सुना और दौड़ कर आया। मैन, प्लीज बताओ कि ये एक और पॉटलिड नहीं है। अब तक मेरे हाथ पहले से ही कांप रहे थे। शेप, स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मिलिट्री मैगजीन्स में देखा है। एक एरियल बॉम्ब। मार्कस पूरी तरह जम गया। होली, ये तो एक असली बॉम्ब है। मैं जवाब भी नहीं दे सका। मैं बस उसे देखता रहा। मैंने प्रोफेसर ली को फिर से कॉल किया। मुझे लगता है इस बार मुझे सच में एक रियल बॉम्ब मिला है। दूसरी तरफ से थोड़ी देर सन्नाटा रहा। क्या हमने अभी उसे सुलझाया नहीं था? वो एक प्रेशर कुकर लिड थी। मेरा मन रोने का कर रहा था। मुझे एक और मिला है। इसमें एक बॉडी और टेल फिन्स हैं। फोन से एक लंबी थकी हुई आवाज सुनाई दी। वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। इस बार प्रोफेसर ली और भी जल्दी पहुंच गए। वो उसे देखने के लिए झुके और उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह जम गए। उन्होंने अपना फोन निकाला और कॉल किया। डीन कार्टर, एक सिचुएशन हो गई है। हमारे पेलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट लियम ने कुछ ऐसा खोदा है जो एरियल बॉम्ब जैसा दिखता है। दूसरी तरफ डीन कार्टर की आवाज तुरंत लड़खड़ा गई। क्या? एक असली एरियल बॉम्ब? कोई हिलेगा नहीं। मैं आ रहा हूं। कॉल खत्म होते ही डीन कार्टर दौड़ते हुए आए। वाइस डीन और कैंपस सिक्योरिटी उनके ठीक पीछे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि गड्ढे में क्या है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, फिर मुड़े और अपने असिस्टेंट पर चिल्लाए, अभी के अभी पूरी कैंपस सिक्योरिटी को यहाँ बुलाओ। कोई भी इस इलाके के पास नहीं आना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को कहो कि स्टूडेंट्स को वेस्टलैंड से दूर रखें। अब कुछ ही मिनटों में कैंपस सिक्योरिटी दौड़ती हुई आई और एक घेरा पेरीमीटर बनाना शुरू कर दिया। कैंपस के दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को निकालना, एवैक्यूएट शुरू कर दिया गया। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ये सब रियल टाइम में देख रहे हैं और व्यूअरशिप फिर से बढ़ गई। एक पल में 10,000 पार कर गई और अभी भी तेजी से बढ़ रही है। मुझे पता था स्कूल को उड़ाने वाला वो गाना श्रापित कर सकता था। मैंने कहा था, लियम ऐसी चीजें खोद निकालता है, क्या स्कूल उसे डिमेरिट देगा या मेडल? ठीक उसी समय कई पुलिस कार सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। दरवाजे अभी रुके भी नहीं थे कि वाइपर स्क्वाड के कैप्टन जांग आगे बढ़े। यहाँ चार्ज में कौन है? क्या सिचुएशन है? डीन कार्टर जल्दी से आगे बढ़े। मैं इस यूनिवर्सिटी का डीन हूँ। हमारे एक स्टूडेंट को शायद एक एरियल बॉम्ब मिला है। कृपया ऐसे देखें। कैप्टन जांग हिचकिचाए नहीं। वो सीधे गड्ढे की ओर बढ़े और सबको सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हटने का इशारा किया। हमें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हम 10 मीटर और पीछे हट गए। उन्होंने एक रेडिएशन डिटेक्टर उठाया और धातु की उस चीज के चक्कर लगाए। हर एंगल को धीरे धीरे स्कैन किया। कोई एनॉमलीज डिटेक्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने एक्सरे बैक स्कैटर इमेजिंग सिस्टम चालू किया। उनके पीछे के ऑपरेटर ने अपनी रिपोर्ट शुरू की। अंदर से खोखला है। कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स डिटेक्ट नहीं हुए। स्ट्रक्चरल प्रोफाइल एक हाई प्रेशर कंटेनर के जैसी है। कैप्टन जांग ने टीम को केमिकल स्निफ एनालिसिस करने का इशारा किया। कई ऑफिसर्स ने जंग के कण और हवा के नमूने इकट्ठा किए और एनालिसिस शुरू किया। 1 मिनट बाद ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि कोई टीएनटी या एक्सप्लोजिव कॉम्पाउंड्स डिटेक्ट नहीं हुए। मुख्य कंपोनेंट्स आयरन ऑक्साइड और सल्फाइड कॉम्पाउंड्स हैं, जो लंबे समय तक दबे रहने की वजह से जंग के बाय प्रोडक्ट हैं। कैप्टन जांग ने सिर हिलाया, एक शवल उठाई और खुद खुदाई करने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने एक बहुत ही जंग लगा हुआ गैस कैनिस्टर बाहर निकाला। डीन कार्टर, कंफर्म हो गया है कि यह सेफ है। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलेंगे। डीन कार्टर आगे बढ़े और उनसे हाथ मिलाया। ऑफिसर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। थोड़ी बातचीत के बाद पुलिस कार्स एक एक करके कैंपस से बाहर निकल गईं। डीन कार्टर ने सिक्योरिटी को घेरा हटाने का इशारा किया, फिर मेरी तरफ आए। तो तुम लियाम हो? तेज बच्चा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अपने काम पर वापस जाओ। अपनी पढ़ाई को पीछे मत छोड़ना। हमारा पेलियोंटोलॉजी प्रोग्राम इसे आगे ले जाने के लिए तुम पर भरोसा कर रहा है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू डीन कार्टर। उन्होंने सिर हिलाया और अपने ग्रुप के साथ चले गए। प्रोफेसर ली जाने से पहले रुके और मुझे एक नज़र देखा। मुझे सच में लगा था कि तुम स्कूल को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लगे रहो। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। और इसी के साथ वो भी चले गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा, फिर मैं वापस गड्ढे की तरफ मुड़ा।
हो ही नहीं सकता। मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा और मुझे एक भी असली चीज नहीं मिली। आज मेरे और इस गड्ढे के बीच जंग होगी। मैंने अपने हाथ मले और फिर से शॉवल उठाई, लेकिन मुश्किल से 3 मिनट ही हुए थे कि वही जानी पहचानी धातु की आवाज मेटालिक क्लैंग आई। मैं चिढ़कर झल्ला गया। क्या ये मजाक चल रहा है? इस बार क्या है? एक कढ़ाई वॉक, एक एनामल बेसिन, यहाँ किसने अपना पूरा खानदानी किचन दबा दिया है? दो झूठी चेतावनियों के बाद मैंने आसपास की मिट्टी में जोर से शवल मारी, जिससे वो धातु की चीज कई बार टकराई। हर आवाज खुले मैदान में गूंज रही थी। और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। प्लेयर का लगातार मौत को दावत देने वाला डेथ डिफाइंग बिहेवियर डिटेक्ट हुआ है। एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हुई। सिस्टम बाइंडिंग चालू है। तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने एक चमकता हुआ नीला वर्चुअल पैनल दिखाई दिया। मेरा पूरा शरीर जम गया। शवल धात की उस चीज से महज कुछ इंच दूर थी। मैंने पैनल को देखा और मेरा खून जम गया। क्या एक 500 किलोग्राम एरियल बॉम्ब जिसमें 300 किलोग्राम टीएनटी है? मैंने उसके बारे में सोचा जो मैंने अभी किया था, बार बार उस पर शवल मारना, और मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। अगले ही पल मैं हकीकत में वापस आया। मैंने मार्कस को पकड़ा, जो अभी भी सुध बुध खोया खड़ा था, और हम भागे। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम कई 100 मीटर दूर नहीं पहुंच गए। वो पूरी तरह हाँफ रहा था। डूड, अभी क्या हुआ? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस बार मुझे सच में एक असली एरियल बॉम्ब मिला है, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, चैट चुटकुलों से भर गई है। फिर से शुरू हो गया। वो एक्सप्रेशंस असली लग रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को एरियल बॉम्ब्स के बारे में क्या पता? शायद वो खुद ही डर गया। इनाम वाला सवाल इस बार गैस कैनिस्टर है या ऑक्सीजन टैंक? मार्कस का चेहरा देखकर मेरा पसीना छूट रहा है। मैंने प्रोफेसर ली को फिर से कॉल किया। उनकी आवाज़ थकी हुई और बेजान थी। लियम, अब क्या है? मुझे मत बताना कि तुम्हें एक और बॉम्ब मिला है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। प्रोफेसर ली, इस बार ये असली है। एक 500 किलोग्राम एरियल बॉम्ब। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। मैं आ रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन काट दिया और बस कुछ ही देर में वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने दूर से एक नज़र देखी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत डीन कार्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सीधे इमरजेंसी सर्विसेज को डायल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस कार्स फिर से वेस्टलैंड के किनारे आकर रुकी। कैप्टन जांग अभी गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि प्रोफेसर ली उनसे मिलने के लिए दौड़े। ऑफिसर्स, आपको वापस बुलाने के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इस बार हमें जो मिला है वो सच में एक एरियल बॉम्ब हो सकता है। कैप्टन जांग ने मजबूती से सिर हिलाया और सीधे गड्ढे की तरफ बढ़े। कुछ सेकंड तक देखने के लिए किनारे से झुके। फिर वो झटके से सीधे खड़े हुए और जोर से हाथ हिलाया। सब 100 मीटर्स पीछे हट जाओ। लेवल 2 सिक्योरिटी पेरीमीटर बनाओ। हम बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। इसी बीच उनकी टीम पूरी रफ्तार से काम करने लगी। सुरक्षित दूरी पर डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाए और एक रिमोट कंट्रोल रोबोट को गड्ढे की ओर भेजा। कुछ ही पलों में उपकरणों से तेज और जरूरी अलार्म्स गूंजने लगे। एक स्क्वाड मेंबर ने रीडिंग्स बताई। रेडिएशन लेवल्स एबनॉर्मल, इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल एक्सिस और कंपार्टमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं। टीएनटी और आरडीएक्स के निशान कंफर्म हुए हैं। इसके अंदर निश्चित रूप से लाइव एक्सप्लोजिव है। जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए, कैप्टन जांग अपने पैरों पर खड़े हुए और अपनी पूरी ताकत से दहाड़े। सब पीछे हटो। अभी 500 मीटर्स दूर। उन्होंने अपना रेडियो निकाला, इमरजेंसी चैनल पर स्विच किया और कमांड को एक जरूरी रिपोर्ट भेजी। ये वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी है। अनडेवलप्ड जोन कंफर्म। बड़ा बिना फटा अनएक्सप्लोरेड एरियल बॉम्ब मिला है। अंदाजन वजन 500 किलोग्राम। इसमें टीएनटी और आरडीएक्स है। रेडिएशन रीडिंग्स अबनॉर्मल है। फ्यूज की स्थिति अनस्टेबल है। हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी रिस्पॉन्स की मांग कर रहे हैं। 3 किलोमीटर का दायरा सील करो। सभी पर्सनल को तुरंत बाहर निकालो। इवैक्यूएट। जैसे ही उन्होंने खत्म किया, वो प्रोफेसर ली की तरफ मुड़े और चिल्लाए, हर स्टूडेंट को अभी इसी वक्त कैंपस से बाहर निकालो। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पूरी तरह दंग रह गए। क्या ये सच में 500 किलोग्राम का एरियल बॉम्ब है? ये चीज तो पूरे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर सकती है। क्या लियम की जुबान पर कुछ अजीब है या क्या? इस हिसाब से तो जल्द ही स्कूल के ऊपर काफी खुला आसमान दिखने वाला है। गॉड ब्लेस दी इंटरनेट। हम सच में एक लाइव बॉम्ब की खोज देख रहे हैं। इसी बीच जमीन पर प्रोफेसर ली बार बार डीन कार्टर को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। वो झंझलाहट में पैर पटक रहे हैं। उन्होंने फैकल्टी ग्रुप चैट खोला और वॉइस मैसेज बटन दबाया। सभी फैकल्टी ध्यान से सुने। अनडेवलप्ड जोन में एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव मिला है। अपने आसपास के हर स्टूडेंट को निकालें। जल्दी और शांति से 3 किलोमीटर दूर जेड लेक पार्क की ओर बढ़ें। उस मैसेज के जाने के कुछ ही सेकंड के भीतर एकेडमिक बिल्डिंग से स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। फिर लाइब्रेरी, डॉर्म्स और कैफेटेरिया से।
हर जगह से स्टूडेंट्स की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में वो कैंपस के एग्जिट्स की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद ब्रॉडकास्ट टावर के ऊपर से एयर रेड सायरन गूंज उठा। उसी समय पास ही में वाइपर स्क्वाड के रेडियोज पर रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। सीबीआरएन यूनिट की एडवांस टीम मौके पर है। सिटी इमरजेंसी कमांड व्हीकल अपनी पोजीशन पर है। 3 किलोमीटर का घेरा। शुरुआती लॉकडाउन पूरा हो चुका है। आसपास के रेजिडेंशियल इलाकों को खाली कराने के लिए टीम्स तैनात कर दी गई है। अब तक वेस्टलैंड पूरी तरह से पुलिस की गाड़ियों से घिर चुका है। ठीक उसी समय सिटी पुलिस के कमिश्नर चेन मौके पर पहुंचे। वो कमांड व्हीकल की ओर बढ़े और ब्रीफिंग की मांग की। कैप्टन जांग तुरंत आगे बढ़ते हैं। शुरुआती जांच। पीछे छूटा हुआ एक वर्ल्ड वॉर 1 एरियल बॉम्ब। बाहरी हिस्सा केसिंग बहुत ज्यादा सड़ करोडेड गया है। फ्यूज की हालत का पता नहीं। मौके पर इसे डिसआर्म करना बहुत जोखिम भरा है। अगर हम इसे किसी सेफ जोन में ले जाकर कंट्रोल डेटोनेशन कर सकें तो वो ज्यादा सुरक्षित विकल्प होगा। कमिश्नर चेन माथे पर बल डालकर इस बारे में सोचते हैं। पर जैसे ही मैं ये सुनता हूं मैं चिल्ला पड़ता हूं, आप उस बॉम्ब को हिला नहीं सकते। कमिश्नर चेन गुस्से में मेरी तरफ मुड़ते हैं। ये बच्चा कौन है? कैप्टन जांग जल्दी से बीच में आते हैं। ये लियाम है, वो स्टूडेंट जिसने इसे खोदा है। कमिश्नर चेन झल्लाकर कहते हैं, ये बेवकूफ़ी है। ये स्टूडेंट अब तक यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। कैप्टन जॉन इस चिंता में कि कहीं मैं सदमे में न हूं भागकर मेरे पास आते हैं। लियम, चिंता मत करो, हमारे प्रोफेशनल्स इसे संभाल लेंगे। मैं पूरी गंभीरता से अपना सिर हिलाता हूं। आप इस बॉम्ब को पहचान नहीं रहे? ये एक जर्मन SC-500 है, एक स्पेशल मॉडिफाइड वेरिएंट। इसे खास तौर पर रीइंफोर्स्ड फोर्टिफिकेशंस को तबाह करने के लिए बनाया गया था। 70 साल से ज्यादा जमीन के नीचे रहने के बाद मेटल फटीग और करोजन ने इसके फ्यूज को बहुत ही संवेदनशील और कमजोर बना दिया है। जैसे ही आप इसे हिलाएंगे फ्यूज ट्रिगर हो सकता है और ये उसी वक्त फट सकता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट के दौरान फट गया तो धमाका सबसे ज्यादा होगा। इससे होने वाला नुकसान अंदाजे से बाहर होगा। जब मैं अपनी बात खत्म करता हूं तो वहां खड़ा हर इंसान सुन्न हो जाता है। प्रोफेसर ली पास आते हैं। लियाम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें ये सब पता है। पिछली 2 बार तुम कुछ क्यों नहीं पहचान पाए? मैं अपना सिर खुजलाता हूं। मैंने एक बार ठीक इसी बॉम्ब मॉडल के बारे में पढ़ा था। एक मिलिट्री रेफरेंस बुक में पूरी टेक्निकल जानकारी थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही कैप्टन जांग मुड़ते हैं और इमरजेंसी कॉम्स व्हीकल की तरफ भागते हैं। 10 मिनट बाद वो कमिश्नर चेन को एक प्रिंट आउट देते हैं। लियम ने जो कुछ भी कहा वो सब एकदम सही बैठता है। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, यहीं पर कंट्रोल डेटोनेशन। डीन कार्टर ये सुनते हैं और उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो लगभग जमीन पर गिर ही जाते हैं। कमिश्नर चैन कैप्टन जांग की तरफ देखते हैं। मौके पर डेटोनेशन करने को लेकर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? कैप्टन जांग अपने दांत पीसते हैं। मैंने जो सबसे बड़ा हैंडल किया है वो 100 किलोग्राम का था। 500 के लिए देश में शायद ही कोई एक्सपर्ट हो। मैं इसे डिजाम करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें बीच में ही टोक देता हूं। नहीं, आप अपनी जान गंवा देंगे। कमिश्नर चेन मेरी तरफ देखते हैं। लियाम, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। मैं एक लंबी गहरी सांस लेता हूं। मेरा सुझाव है यहीं पर कंट्रोल डेटोनेशन। तैयारी के साथ हम नुकसान को कम कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। इसका मुख्य आइडिया है कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज और साथ ही पूरी तरह से पेरीमीटर प्रोटेक्शन। मैं कमांड व्हीकल की तरफ जाता हूं, एक टैक्टिकल टैबलेट उठाता हूं और एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाता हूं। लेयर 1 कोर ब्लास्ट जोन। बॉम्ब के गड्ढे के चारों तरफ 8 मीटर गहरी खाई ट्रेंच खोदें जिसकी अंदरूनी दीवारें 60 के एंगल पर हों। एक ब्लास्ट कट ट्रेंच। एरियल बॉम्ब को नीचे उतारें। इसमें 1 मीटर तक फ्लेक्सिबल एनर्जी एब्जॉर्बिंग सैंडबैग्स की परतें बिछाएं। फिर उसके ऊपर 5 मीटर गीली रेत डालें। इसके ऊपर भारी स्टील मेश पैनल्स लगा दें ताकि शॉक वेव सीधे ऊपर की तरफ जाए। लेयर 2 साइज्मिक आइसोलेशन। बेडरॉक तक 8 मीटर गहरी और 3 मीटर चौड़ी एक रिंग ट्रेंच खोदें जो सीस्मिक वेव को बाहर फैलने से पहले ही रोक दे। इससे एकेडमिक बिल्डिंग्स को होने वाला नुकसान कम होगा। लेयर 3 शॉक वेव और फ्रैगमेंटेशन कंट्रोल। बाहरी खाई के चारों ओर 200 टन सैंडबैग्स और वाटर बैरियर्स लगा दें जो शॉक वेव को सोख लें और किसी भी रेडियो एक्टिव डस्ट को बाहर न जाने दें। और जब आप इमल्शन एक्सप्लोजिव चार्जेस लगाएं तो ये पक्का कर लें कि धमाके की मुख्य ताकत ऊपर आसमान की तरफ जाए। सन्नाटा छा जाता है। पूरी जगह एकदम शांत हो जाती है। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर आया हूं। कैप्टन जांग खुशी से अपनी जान थपथपाते हैं। ये बच्चा जीनियस है। ये प्लान एकदम सॉलिड है। ये काम करेगा। ये ब्लास्ट मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सीस्मिक कंट्रोल डिफेंस सिस्टम्स को बखूबी जोड़ता है। इसकी सोच मिलिट्री ग्रेड लेवल की है। कमिश्नर चेन हिचकिचाते नहीं हैं। वो फैसला लेते हैं। हम इसी प्लान के साथ जाएंगे।
हमारे पास जितने भी इंजीनियरिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें लगा दो। इस प्रोटेक्शन सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके तैयार करो। ऑर्डर मिलने के कुछ ही देर बाद वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी किसी बड़े कंस्ट्रक्शन साइट जैसी दिखने लगती है। 3 घंटे बाद कैप्टन जान आते हैं और रिपोर्ट देते हैं सब कुछ तैयार है। कमिश्नर चंद तुरंत इवैक्यूएशन का ऑर्डर देते हैं। मैं मुख्य ग्रुप के साथ जुड़ जाता हूं और 3 किलोमीटर दूर जार्ड लेक पर चला जाता हूं। कमिश्नर चैन धीरे से अलर्ट सायरन बजाते हैं। उसकी तेज आवाज पूरे पार्क में गूंज उठती है। फिर वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जबरदस्त धमाका हवा को चीरते हुए सुनाई देता है। आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड छा जाता है। धमाका पल भर में खत्म हो जाता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम काफी दूर थे। हम पर बस मिट्टी और पत्थर के छोटे टुकड़े गिरे। किसी को चोट नहीं आई। शुरुआती अफरा तफरी शांत होने के बाद मेरे आसपास हर चेहरे पर एक ही भाव था, पूरी तरह थकावट भरी राहत। फिर कमांड व्हीकल के अंदर से एक आवाज आती है। शॉकवेव पीक अंदाजे के अंदर ही है। एकेडमिक बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन खतरे के निशान से नीचे है। रेडिएशन थोड़ी देर के लिए बढ़ा था, लेकिन अब फिर से नॉर्मल हो रहा है। कमिश्नर चैन हमेशा की तरह शांति से अपना रेडियो उठाते हैं, फायर सप्रेशन टीम्स अंदर जाएं। उनके कहने पर फायर ट्रक्स का एक काफिला धमाके वाली जगह को ठंडा करने और धूल साफ करने के लिए चल पड़ता है। CBRN यूनिट के लोग कोर जोन में घुसते हैं और फुल स्पेक्ट्रम स्कैनिंग शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब सफाई का काम शुरू होता है तो कमिश्नर चैन और कैप्टन जान मुझे ढूंढते हुए आते हैं। लियाम, ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। हम स्पेशल सिविक करेज अवार्ड और कैश प्राइज के लिए तुम्हारा नाम आगे भेजेंगे। इसे हमारा शुक्रिया समझो। मैं बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, थैंक यू कमिश्नर। कमिश्नर चैन मेरे कंधे को थपथपाते हैं। तुम कमाल के हो बच्चे। जब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए और अगर कभी फोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्ट हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं। प्रोफेसर ली की भौहें तुरंत तन जाती हैं। कमिश्नर चैन, ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट का इकलौता स्टूडेंट है। इसे चुराने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। सॉरी कमिश्नर, मुझे सच में अपनी फील्ड बहुत पसंद है। कमिश्नर चैन हंसते हैं। ठीक है, मैं जोर नहीं डालूंगा। विदा लेने के बाद वो अपनी टीम के साथ चले जाते हैं। प्रोफेसर ली तब मेरी तरफ गर्व से देखते हैं। बुरा नहीं था बच्चे, कल मैं इस सेमेस्टर की तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दूंगा। मैं उन्हें एक नज़र देखता हूँ। मैं डिपार्टमेंट में अकेला हूँ, आप और किसे देंगे? प्रोफेसर ली अजीब तरीके से हंसते हैं। तुम्हारा कोर्स वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम पास तो होना चाहते हो ना? मैं फीकी हंसी हंसता हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट का फेलियर रेट 100% होगा। इस बारे में सोचिए। मार्कस बस वहां अवाक खड़ा रहता है। लाइव स्ट्रीम चैट तो जैसे फट पड़ती है। एक की फीस दो और प्रोफेसर्स की पूरी टीम से 1-on-1 पढ़ो। हायर एजुकेशन की सबसे अच्छी डील, निश मेजर, विनर टेक्स ऑल। कोई और 59 स्कोर करे तो कयामत आ जाए, लियम 59 स्कोर करे तो टीचर्स की शांत आ जाए। प्रोफेसर ली एक लंबी बेबस सांस लेते हैं। तुम जीत गए। वैसे भी हम कुछ समय तक फील्ड सैंपलिंग नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा असाइनमेंट बदल रहा हूँ। मेरे ऑफिस आना और कुछ रॉक सैंपल्स चुन लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम पहचानो कि हर एक के अंदर किस तरह के फॉसिल्स हैं। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। वो मुड़ते हैं और चले जाते हैं। मैं मार्कस के साथ डॉर्म वापस चला जाता हूँ। मेरे बाकी 3 रूममेट्स दूसरे डिपार्टमेंट से आए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। जैसे ही वो मुझे देखते हैं सब मुझे घेर लेते हैं। लियाम, क्या तुमने सुना? स्कूल अभी अभी उड़ गया। अभी जो धमाका हुआ बिल्कुल पागलपन था। मैं अभी सोच ही रहा था कि कैसे समझाऊं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। डीन कार्टर वहां डॉर्म सुपरवाइजर के साथ खड़े हैं। तीनों रूममेट्स फौरन खड़े हो जाते हैं। डीन कार्टर उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। सब शांत हो जाइए। फिर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ते हैं। लियम, मैं यहाँ तुम्हें व्यक्तिगत रूप से शुक्रिया कहने आया हूँ। अगर तुमने वो बॉम्ब नहीं खोदा होता और डेटोनेशन प्लान नहीं दिया होता तो इस स्कूल पर बड़ी मुसीबत आ सकती थी। वेस्ट शोर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आधिकारिक तौर पर 50,000 युआन के कैश अवार्ड, स्कूल की तरफ से तारीफ और तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए एक स्पेशल इंडिविजुअल साइटेशन की घोषणा करता हूँ। जहाँ तक अनडेवलप्ड जोन की बात है, कृपया वहाँ से दूर रहें। हम पूरी जांच के लिए स्पेशलिस्ट को बुला रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। फिक्र न करें डीन कार्टर, प्रोफेसर ली ने मुझे पहले ही एक नया असाइनमेंट दे दिया है। संतुष्ट होकर वो सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैं सिस्टम इंटरफेस खोलता हूँ और कैंपस रूल सिस्टम को ठीक से देखता हूँ। हर बार जब प्लेयर कोई नया कैंपस रूल ट्रिगर करता है तो एक ड्रॉ चांस मिलता है। मैं कुछ देर उसे घूरता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये स्कूल मेरा है। मैं बस अपनी मर्जी से नए रूल्स पैदा नहीं कर सकता। पर फिर भी इसने मुझे बॉम्ब के बारे में चेतावनी दी थी। शायद इसका पास होना उतना बुरा भी नहीं है। अगली सुबह मैं अपने रूममेट्स के साथ नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जाता हूँ। हम एंट्रेंस पर पहुंचे ही थे कि देखा नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी है। 2 बिल्कुल नए कैंपस रूल्स अभी अभी पोस्ट हुए थे। बिना परमिशन के कैंपस में गड्ढे खोदना मना है।
कैंपस में स्कूल एंथम का बदला हुआ वर्जन गाना बना है। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। प्लेयर ने 2 नए कैंपस रूल्स ट्रिगर किए हैं, 2 ड्रॉ चांसेस दिए जाते हैं। मार्कस और मेरे तीनों रूममेट्स अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेबसी से कंधे उचकाता हूँ। चलो बस खाना खाते हैं। लाइव स्ट्रीम देखने वाले बिल्कुल पागल हो गए। चैट कहानियों से भर गई। हमारे स्कूल का एक रूल है, मीटिंग्स में आने वाले पेरेंट्स कम से कम 50 साल के होने चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने 27 साल के भाई को गार्डियन बनाकर ले आई थी और वो होम रूम टीचर के साथ भाग गया, जो कि प्रिंसिपल की बेटी थी। हमारा स्कूल कहता है बाहर का खाना मना है, कूड़ेदान में कूड़ा डालना मना है और बाथरूम में पेपर मना है। हर एक बेतुके रूल के पीछे एक कहानी है, हर एक के पीछे। जैसे हमारे स्कूल में डेटिंग अलाउड है, लेकिन आपका पार्टनर इंसान होना चाहिए। नाश्ते के बाद मैं सीधा प्रोफेसर ली के ऑफिस जाता हूँ। मैं दस्तक देता हूँ, कोई जवाब नहीं। मैं बस अंदर चला जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं था। मार्कस धीरे से कहता है, शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मैं आंखें घुमाता हूँ, किस लिए इंतजार करें। मैं ऑफिस में छानबीन शुरू करता हूँ, लेकिन मैं चाहे कहीं भी देखूँ, कहीं कोई रॉक सैंपल्स नहीं थे। जैसे ही मैं प्रोफेसर ली को कॉल करने वाला होता हूँ, मेरी नज़र पास ही एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड कैबिनेट पर पड़ती है। अंदर कुछ काले और भारी पत्थर थे, जिन पर एक वार्निंग लेबल लगा था, डेंजर, डू नॉट टच। मैं मुस्कुरा देता हूँ, आखिरकार मिल गए। इन्हें यहाँ क्यों छुपा कर रखा है। मैं कैबिनेट खोलता हूँ। अंदर 3 अजीब आकार के पत्थर फोम पैडिंग पर रखे थे। मैं एक को थपथपाता हूँ। हाँ, पक्का यही होंगे, पर ये तो बहुत बड़े हैं। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इनके अंदर क्या है। फॉसिल्स देखने के लिए मुझे इन्हें तोड़ना होगा। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर मार्कस को बुलाता हूँ। हम पत्थरों को बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने में ले जाते हैं। फिर मैं कल वाली बॉम्ब साइट पर जाता हूँ और एक स्लेज हैमर उधार ले आता हूँ। मैं हैंडल पकड़ता हूँ, ताकत जुटाता हूँ और पत्थर पर जोर से प्रहार करता हूँ। 2 बार। पत्थर टस से मस नहीं होता। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ, स्लेज हैमर को अपने सिर के ऊपर तक ले जाता हूँ और अपनी पूरी ताकत से नीचे मारता हूँ। पत्थर फट जाता है। वो कई नुकीले टुकड़ों में बिखर जाता है, जो हर तरफ उड़ते हैं। स्लेजहैमर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या था? इसे तो एक फॉसिल होना चाहिए था। तभी मार्कस जमीन की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है, जमीन ये फट रही है। मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। नहीं हो सकता, वो चीज़ तो ग्रेनेड की तरह फटी। मार्कस थूक गटकता है। भाई, क्या प्रोफेसर ली सच में तुझसे नफरत करते हैं? मैं उसे एक नज़र देखता हूँ। तू क्या बोल रहा है? मैं आखिरी बचा हुआ पत्थर रखता हूँ और नपे तुले जोर से हथौड़ा मारता हूँ। एक और धमाके की आवाज। इस बार इसने जमीन में आधा मीटर चौड़ा छेद कर दिया। नीचे गहराई से ठंडी और नम हवा ऊपर आने लगती है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दंग रह जाते हैं। व्यूअर्स की संख्या फिर से बढ़ जाती है। कल ये एक लाइव एरियल बॉम्ब को संभाल रहा था, आज इसके पत्थर सच में फट रहे हैं। ये लड़का मौत को दावत दे रहा है। मेरा एक क्लासमेट भी बिल्कुल ऐसा ही था। आखिर में शांति से चला गया, बिल्कुल शांत। पहली बार किसी को हथौड़े से पत्थर उड़ाते देख रहा हूँ। क्या ये बड़े वाले पटाखे स्नैप पॉप फायरवर्क्स हैं या कुछ और? मैं थूक गटकता हूँ, मेरा दिमाग एकदम सुन्न है। ये किस तरह का फॉसिल है जो शेप चार्ज की तरफ फटता है, और ये छेद, इसकी गहराई का कोई अंत नहीं दिख रहा। मुझे जो इनाम के पैसे मिले हैं वो शायद इसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। मैं तुरंत प्रोफेसर ली को कॉल करता हूँ। वो फ़ोन उठाते हैं और मुझे उनके चाय पीने की आवाज़ आती है। ओ लियम, मैंने फॉसिल सैंपल्स तुम्हारे डॉर्म रूम में छोड़ दिए थे, वापस जाकर देख लो। मैं सन्न रह जाता हूँ। रुकिए, आपके ऑफिस के टेम्परेचर कैबिनेट वाले पत्थर फॉसिल्स नहीं थे? प्रोफेसर ली का अंदाज तुरंत बदल जाता है। मुझे ये मत कहना कि तुमने वो कैबिनेट खोला। मैं दर्द भरी हंसी के साथ कहता हूँ, हाँ। वो एक गहरी सांस लेते हैं। तुमने क्या किया? मैं लगभग रोने वाला होता हूँ। आपने मुझे मना क्यों नहीं किया कि उसे नहीं छूना है? मुझे लगा वो सैंपल्स थे, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। प्रोफेसर ली की आवाज़ तेज हो जाती है। ये मत कहना कि तुमने उन्हें फोड़ दिया। मैं धीरे से कहता हूँ, हाँ। अब उनकी आवाज़ कांप रही है। क्या तुम ठीक हो? वो हाई प्रेशर सील्ड रॉक्स थे। ज़रा सा भी झटका लगने पर वो तुरंत फट जाते हैं। मैंने उन्हें सही कंडीशंस में रखने के लिए कैबिनेट में रखा था, ताकि वो ट्रिगर ना हो। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं मुंह फुलाकर कहता हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने बस उन पर स्लेज हैमर से कुछ चोट की थी। प्रोफेसर ली बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इतने सालों में मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। कर्मा सच में होता है ना? मैं बेबसी से कंधे उचकाता हूँ। कर्मा है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अब स्पोर्ट्स कोर्ट में एक विशाल छेद हो गया है। जब डीन कार्टर पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि आपने मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भेजा था। प्रोफेसर ली एकदम हैरान रह गए। क्या तुम अभी सीरियस हो? उन पत्थरों में इतनी ताकत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैंने अपनी आंखें घुमाई। यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए। उनकी आवाज़ में अचानक घबराहट आ गई। मैं आ रहा हूँ। वहीं रुकना। इससे पहले कि मैं एक शब्द भी और कह पाता,
उन्होंने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट से भी कम समय में वो हाँफते हुए भागते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और गड्ढे के अंदर रोशनी डाली। ये सही नहीं हो सकता। उन पत्थरों से इतनी ताकत पैदा नहीं होनी चाहिए थी। उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि हमें दरकने की एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों ने एक साथ नीचे देखा। छेद के किनारे एक बहुत पतली सी दरार आई और देखते ही देखते वो उंगली जितनी चौड़ी हो गई। प्रोफेसर ली झटके से सीधे खड़े हुए। हटो, सब अभी पीछे हो जाओ। हम मुश्किल से कुछ कदम ही पीछे हटे थे कि छेद के चारों तरफ से दरारें धमाके के साथ फटी और हर दिशा में फैलने लगी। मैं पूरी रफ्तार से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक कई 100 मीटर दूर नहीं पहुंच गया। जब मैं पीछे मुड़ा तो एक मैसिव सिंक होल जो 50 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा था उस ज़मीन को निगल चुका था जहां हम खड़े थे। लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर जैसे उसमें विस्फोट हो गया। व्यूअरशिप आसमान छूने लगी। तुम गहराई को देखते हो और गहराई तुम्हें वापस देखती है और पूरी ज़मीन निगल लेती है। क्या लियम शापित है? मतलब सच में शापित। कल एरियल बॉम्ब, आज स्पोर्ट्स कोर्ट ही ढह गया। ये स्कूल अब तक खड़ा कैसे है? हम सावधानी से ढही हुई जगह के किनारे की ओर वापस गए और अंदर झांका। ये 30 मीटर गहरा एक गड्ढा था। नीचे से पानी के तेज बहने की लगातार आवाज आ रही थी। एक मोटी फटी हुई पाइप से पानी सीधे ऊपर की तरफ फुहार छोड़ रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लार्ज स्केल जियोलॉजिकल कोलैप्स इवेंट डिटेक्टेड। एनवायरमेंटल डेटा एनालिसिस मॉड्यूल एक्टिवेटेड। जियोलॉजिकल स्कैन कंप्लीट। ढही हुई जमीन के नीचे एक बड़ी अंडरग्राउंड कैविटी मौजूद है। वजह पाइपिंग इरोजन है। मेन अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई पाइप में 3 साल पहले धीरे धीरे रिसाव शुरू हुआ था। इस इलाके की फाउंडेशन में इस्तेमाल हुई मिट्टी बाहर से लाई गई रेतीली मिट्टी थी। लंबे समय तक लीक होने के कारण मिट्टी के बारीक कण धीरे धीरे बह गए, जिससे एक बड़ी अंडरग्राउंड कैविटी बन गई। अचानक सब समझ में आ गया। कोई तजुब नहीं कि जमीन इतनी आसानी से धंस गई। नीचे से तो सब पहले ही खोखला हो चुका था। प्रोफेसर ली ने सिंकहोल में देखते हुए बुदबुदाया, लियम, जब डीन कार्टर यहाँ आए तो कोशिश करना कि तुम थोड़े कम तुम रहो। उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि डीन कार्टर स्कूल के अधिकारियों की एक फौज के साथ भागते हुए आए, जो एक दूसरे से टकराते हुए यहाँ पहुंच रहे थे। लियम, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिला दोगे। मैंने कंधे उचका दिए। इसमें मेरा क्या लेना देना? डीन कार्टर का पारा चढ़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से सिंकहोल की ओर इशारा किया। जमीन में 50 मीटर का छेद हो गया है और तुम कह रहे हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक ठंडी आ भरी। डीन कार्टर, क्या आपको ईमानदारी से लगता है कि एक स्टूडेंट ऐसा सिंकहोल बना सकता है? जरा ध्यान से देखिए। वो पानी की पाइप सालों से लीक हो रही है। जैसे ही वो पहला छोटा सा छेद खुला, मुझे नीचे पानी बहने की आवाज सुनाई देने लगी थी। सालों के रिसाव ने नीचे की मिट्टी को खोखला कर दिया था। वक्त के साथ हमारे ठीक नीचे एक विशाल खाली जगह बन गई थी। ऊपरी सतह तो बस एक पतली परत रह गई थी। मेरे पत्थरों के धमाके ने बस उसे तोड़ दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखा जाए तो मैंने स्कूल पर एक बड़ा एहसान किया है। सोचिए, अगर आज ये पता नहीं चलता और किसी बड़े स्कूल इवेंट के दौरान ये ढह जाता, तो क्या आप उस अंजाम के साथ जी पाते? प्रोफेसर ली ने बात समझते हुए सिर हिलाया। ये सही कह रहा है। एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की नजर पड़ते ही बात पक्की हो गई। डीन कार्टर ने एक लंबी और गहरी सांस ली। लियाम, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा लहजा थोड़ा गलत था। इसे दिल पे मत लेना। चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ और कल के इनाम में 20,000 और जोड़ दूंगा। मेरी आंखें चमक उठी। डीन कार्टर, आप बहुत दरियादिल हैं। स्कूल का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। वैसे क्या डिनर की जगह मुझे पैसे मिल सकते हैं? वहां खड़ी पूरी भीड़ चुप हो गई। डीन कार्टर बस थोड़ा अजीब तरीके से हिला सके और मान गए। तभी पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला वहां पहुंचा। उनके आगे कमिश्नर चैन का जाना पहचाना चेहरा था। उन्होंने उस 50 मीटर के सिंकहोल को देखा और एक ठंडी आ भरी। वो आगे बढ़े और डीन कार्टर से हाथ मिलाया। मुझे कहना पड़ेगा डीन कार्टर, इस कैंपस के नीचे जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो खास तौर पर मेरा इम्तिहान लेने के लिए ही बना है। जब उन्हें पता चला कि ये सिंकहोल फिर से मुझसे जुड़ा है, तो उन्होंने बेबसी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। लियाम, हमारे डिपार्टमेंट के साल भर के परफॉर्मेंस टारगेट्स तो एक कॉलेज स्टूडेंट ही पूरे करवा देगा। मैं थोड़ा अजीब तरह से हंसा। आप इसका इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते। कमिश्नर चेन ने बहस नहीं की। वो काम पर लग गए। तुरंत घेराबंदी कर दी गई। टेक्निकल टीम्स ने उपकरणों के साथ गड्ढे की गहराई की जांच की। उनके नतीजे बिल्कुल मेरे एनालिसिस जैसे ही निकले। अब बस भरना और जमीन को ठीक करना बाकी था। लेकिन तभी गड्ढे के नीचे से एक भारी और दबी हुई आवाज गूंजी। कमिश्नर चेन ने तुरंत आदेश दिया, ये फिर से हो रहा है, सब पीछे हटो। हम किनारे से भागकर दूर हो गए। जब हम सुरक्षित दूरी पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा। नीचे एक मोटी और काली दीवार दिखाई दे रही थी। उसके आधार पर जंग लगा हुआ एक विशाल ब्लास्ट प्रूफ आयरन डोर था। उसके बीच में एक बड़ा व्हील स्टाइल वॉल्व था जिसे घुमाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती। कमिश्नर चेन ने तुरंत निर्देश जारी किए। टेक टीम, गड्ढे की दीवारों का पूरा स्ट्रक्चरल स्कैन करो। रेडिएशन टीम, दरवाजे के पास की जांच करो।
एयर टीम, दरवाजे के कोनों से गैस सैंपल्स लो, बाकी सब सेफ्टी लाइन के पीछे। इंजीनियरिंग टीम, मजबूती के लिए तैयारी करो। आदेश मिलते ही हर टीम काम में जुट गई। मेरी नज़रें उस लोहे के दरवाजे पर टिकी थीं। सिस्टम फिर से बोला, टारगेट स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट। 1960s के आखिर और 1970s की शुरुआत में बना एक लार्ज स्केल सिविल डिफेंस शेल्टर। इसे खास जियोपॉलिटिकल हालात और न्यूक्लियर थ्रेट के जवाब में बनाया गया था। ये शुरू में एक क्लासिफाइड गवर्नमेंट यूनिट का था। उस यूनिट के जाने के बाद रिकॉर्ड्स के अभाव में इस जगह को भुला दिया गया। इसे मिट्टी डालकर दबा दिया गया और आखिरकार इसके ऊपर यूनिवर्सिटी बना दी गई। अचानक सब साफ हो गया। मैंने अपना गला साफ किया। ये शायद एक सिविल डिफेंस शेल्टर हो सकता है। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। न्यूक्लियर थ्रेट के दौर में ये पूरे देश में बनाए गए थे। वक्त के साथ कई को भुला दिया गया। उस गोल ब्लास्ट डोर और उन मोटी कंक्रीट की दीवारों को देखिए। ये 60s और 70s के सिविल डिफेंस निर्माण की पहचान है। सबने सिर हिलाया और सोचने लगे, पर कमिश्नर चैन के माथे पर बल थे। इतना बड़ा शेल्टर, किसी को इसके बारे में कैसे नहीं पता? मैंने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये क्लासिफाइड प्रोजेक्ट था तो बस एक खोई हुई फाइल ही इसे इतिहास से मिटाने के लिए काफ़ी है। प्रोफेसर ली की सांसें तेज हो गईं। अगर ये सच है तो इसके अंदर जो होगा वो अनमोल हो सकता है। कमिश्नर चेन ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने वाल्व खोलने का आदेश दिया। जैसे ही लोहे का दरवाज़ा खुला, तेज फ्लैशलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई, जहां एक गलियारा नीचे गहराई की तरफ जा रहा था। वो एक टीम अंदर भेजने ही वाले थे कि आसमान में एक जोरदार गर्जना हुई। हमने ऊपर देखा। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहा था और उसने पास ही लैंड की। सबसे पहले हथियारों से लैस सैनिकों का एक दस्ता बाहर आया। फिर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग उतरे, जिन्हें एक ऑफिसर ने सहारा दिया हुआ था। कमिश्नर चेन आगे बढ़े और सैल्यूट किया। सर, मैं चेनमिंग, वेस्ट शोर सिटी पुलिस कमिश्नर हूँ। ऑफिसर ने बदले में सैल्यूट किया। कमिश्नर चेन, ये जनरल हान है। हमें यहाँ के हालात की जानकारी दे दी गई है। अभी से मिलिट्री इस जगह का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। सारी कार्रवाई जनरल हान की देखरेख में होगी। कमिश्नर चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। जनरल हान आगे बढ़े और लोहे के दरवाजे को देखा। फिर वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए मुड़े। नौजवान, मैंने लाइव स्ट्रीम देखी थी। तुमने इसे सिविल डिफेंस शेल्टर पहचान लिया। ये काबिले तारीफ है। मेरे साथ नीचे चलो। और बस ऐसे ही वो हमें दरवाजे के अंदर ले गए। दर्जनों तेज फ्लैशलाइट्स ने गलियारे को दिन की तरह रोशन कर दिया। रास्ते के दोनों तरफ बंद दरवाजों की कतारें थीं। कमिश्नर चेन ने एक दरवाजा खोला। अंदर पीले पड़ चुके दस्तावेज हर तरफ बिखरे थे। एक हिस्ट्री प्रोफेसर ने एक कागज उठाया और वहीं जम गए। ये तो न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है। कमिश्नर चेन ने एक दस्तावेज देखा। जनरल हान, ये तो क्लासिफाइड होना चाहिए, है ना? जनरल हान के चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। अब नहीं, मैं बस नहीं चाहता था कि इसे भुला दिया जाए। कमिश्नर चेन ने तुरंत अपने ऑफिसर्स को इशारा किया। इस कमरे की हर चीज सुरक्षित करो। विशेषज्ञों के आने तक कुछ मत छूना। हम आगे बढ़े और कई और कमरे देखे। कुछ पुराने रेडियो इक्विपमेंट और टेलीफोन स्विच बोर्ड से भरे थे। कुछ कमरों में दस्तावेज फर्श पर बिखरे पड़े थे। साफ था कि जो लोग यहाँ से गए वो बड़ी जल्दबाजी में थे। हम 2 मंजिल और नीचे गए। एक बड़ा हॉल कई सुरंगों में बंट रहा था। हमने एक रास्ता चुना और आखिर में हमें एक आर्मरी शस्त्रागार मिली। एक टेक्नीशियन ने लोहे का दरवाजा खोला। अंदर बाईं तरफ के विशाल गोदाम में दर्जनों टाइप 56 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और टाइप 54 सब मशीन गन्स थीं। बीच में गोलियों से भरे लकड़ी के बक्से थे। उनके पास टाइप 67 ग्रेनेड्स का पहाड़ लगा था। दाईं तरफ रॉकेट राउंड्स की कतारें सजी थीं। एक युवा ऑफिसर की सांसें थम गईं। यहाँ जो मारक क्षमता है वो तो पागल कर देने वाली है। मैं सोचकर सिहर गया। कल का एरियल बॉम्ब मेरी उम्मीद से बाहर था, लेकिन अगर ये आर्मरी उड़ जाती तो पूरी यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिट जाता। लाइव स्ट्रीम देखने वाले पागल हो गए। व्यूअरशिप आसमान छू गई। ये तो मेरा ड्रीम अपोकलिप्स बंकर है, हथियारों से लैस। चाहे कितने भी ज़ॉम्बीज आ जाएं, फर्क नहीं पड़ता। कमिश्नर चेन की आवाज़ ने सबकी एकाग्रता तोड़ी। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करो, फोटोज लो, कोई भी चीज़ छुएगा नहीं। जनरल हान चुपचाप सब देख रहे थे, जैसे वो यादों में दशकों पीछे चले गए हों। हम शस्त्रागार से बाहर निकले और जनरल हान के पीछे सबसे निचले स्तर रिसर्च जोन की तरफ बढ़े। हम मटेरियल्स एनालिसिस लैब और डेटा रिकॉर्ड्स रूम से गुजरे। दोनों जगह दुर्लभ और कीमती दस्तावेज भरे थे। दशकों पहले ये खोजें दुनिया हिला सकती थीं, अब ये महज इतिहास के टुकड़े थे। हम रिसर्च जोन के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक भारी धातु का दरवाजा रास्ता रोके खड़ा था। इसमें एक एयरटाइट वॉल्व और एक जटिल मैकेनिकल लॉक था। दरवाजे पर रेडिएशन की चेतावनी का निशान बना था। एक टेक ऑफिसर ने रेडिएशन डिटेक्टर दरवाजे के पास रखा। मशीन तेज आवाज में चिल्लाने लगी। रेडिएशन का स्तर सुरक्षित सीमा से बहुत बाहर था। कमिश्नर चेन ने बिना पल गंवाए सबको पीछे हटने को कहा। यहां तक कि जनरल हन के चेहरे के भाव भी बदल गए।
बस 2 ऑफिसर जो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव सूट्स में थे वहां रुके। उन्होंने हाइड्रोलिक टूल्स की मदद से दरवाजा खोला। अंदर 2.5 मीटर लंबा एक न्यूक्लियर डिवाइस रखा था। किसी ने भी सदमे के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं लिया। सब मुड़े और बाहर की तरफ भागे। जब तक हम सिंकहोल के बाहर नहीं आ गए तब तक किसी ने चैन की सांस नहीं ली। कमिश्नर चैन ने तुरंत आदेश दिए, सिंकहोल का रास्ता सील करो। सभी फालतू लोग 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलें। सीबीआरएन डिवीजन और न्यूक्लियर एनर्जी अथॉरिटी को तुरंत खबर करो। मंजर अफरा तफरी में बदल गया। जब सांसें कुछ थमी तो जनरल हन ने एक लंबी आ भरी, सब शांत हो जाइए, वो चीज धमाका नहीं करेगी, वो एक अधूरा न्यूक्लियर डिवाइस है। तब उन्हें पता था कि ये कभी चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाएगा। ये एक डर है, वरना इसे यहां कभी नहीं छोड़ा जाता। उन शब्दों ने तनाव को थोड़ा कम किया। कमिश्नर चेन ने डीन कार्टर को ढूंढा। अधूरे न्यूक्लियर डिवाइस से रेडिएशन लीक का खतरा हो सकता है। कृपया कैंपस के सभी लोगों को तुरंत बाहर निकालें। डीन कार्टर, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, आदेश देने गए। कैंपस में फिर से खतरे का सायरन गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में कैंपस बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा कल दिखा था। छात्र कतारों में बाहर निकलने लगे। कुछ देर बाद मिलिट्री की गाड़ियां, सीबीआरएन ट्रक्स और इंजीनियरिंग यूनिट्स वहां पहुंच गए। कुछ घंटों बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने मुआयना खत्म किया और टेम्पररी कमांड पोस्ट में बहस शुरू हो गई। सफेद बालों वाले सीनियर एक्सपर्ट ने मेज थपथपाई। हम पहले वहीं एक शील्डिंग लेयर बनाएंगे, उसे ठीक से सील करेंगे, फिर हटाएंगे। सुनहरे चश्मे वाले एक और एक्सपर्ट खड़े हो गए। वहां भारी मशीनें नहीं जा सकती, हाथों से उसे हिलाना जान के साथ जुआ खेलने जैसा है। किसी ने हेलीकॉप्टर से उठाने का सुझाव दिया। सीनियर एक्सपर्ट ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। क्या तुम पागल हो? अगर हवा में कुछ हुआ तो कई किलोमीटर का इलाका खंडहर बन जाएगा। वक्त बीतता जा रहा था और बहस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैंने अपना गला साफ किया। शायद हम एक रेल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में मौजूद हर सिर मेरी तरफ मुड़ा। एक्सपर्ट्स की आंखों में शक साफ था। जनरल हान ने मेरी तरफ देखा। नौजवान, तुम्हारे मन में जो भी है कहो, यहाँ कोई भी जवाब गलत नहीं है। मैंने अपना सिर खुजलाया। जब हम अंदर गए थे तो मैंने ध्यान दिया था, शेल्टर के एंट्रेंस से लेकर डिवाइस चेंबर तक 2 छोटी सीढ़ियां हैं, लेकिन गलियारा ज्यादातर सीधा और समतल है। हम पूरे रास्ते में मॉड्यूलर लाइटवेट रेल्स बिछा सकते हैं। हम पहियों वाला एक कस्टम हैवी ड्यूटी शॉकप्रूफ शील्डेड ट्रांसपोर्ट कंटेनर बनाएंगे। एक विंच की मदद से खाली कंटेनर को अंदर भेजेंगे। फिर एक रिमोट हाइड्रोलिक लैटरल ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर डिवाइस को धीरे से सरकाकर कंटेनर के अंदर डाल देंगे। पूरी प्रक्रिया समतल रहेगी, न झुकना न झटके लगना, पूरा कंट्रोल। फिर हम कंटेनर को सील करेंगे और विंच की मदद से उसे वापस बाहर खींच लेंगे। ऊपर एक भारी गाड़ी लीड लाइन कंटेनर के साथ इंतजार करेगी। इससे झटकों और रेडिएशन दोनों से सुरक्षा मिलेगी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, जनरल हन उन हैरान एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़े। आप सबका क्या ख्याल है? सीनियर एक्सपर्ट ने अपना चश्मा ठीक किया। ये तरीका वाकई बहुत समझदारी भरा है। ये सुरक्षा और व्यावहारिकता का बेहतरीन तालमेल है। बाकी सब भी सहमत होकर सिर हिलाते हैं। जनरल हान बिना हिचकिचाहट के फैसला लेते हैं। हम लियम के प्लान के साथ जाएंगे। मटेरियल्स और इक्विपमेंट को पहुंचाना शुरू करो। अभी कमिश्नर चैन तुरंत काम पर लग जाते हैं। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स एकदम दंग हैं। व्यूअरशिप फिर से बढ़ गई है। एक और बड़ी लहर। क्या ये सच में असली है? मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आया था, ये देखने नहीं कि ये लड़का न्यूक्लियर एक्सपर्ट से भी तेज दिमाग चलाता है। एक ऐसी समस्या जिसने न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट को उलझा दिया था, उसे एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुलझा दिया। लियम बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। कल का एरियल बम वाला सोल्यूशन ही काफी हैरान करने वाला था। आज उसने एक न्यूक्लियर डिवाइस की सिचुएशन सुलझा दी। उसे रिक्रूट किया ही जाएगा, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। मैं अपने पेरेंट्स को एक फील गुड स्ट्रीम के तौर पर दिखाने वाला था। लियम ने तो मुसीबत खड़ी कर दी है, और फिर ये लड़का है जो बाकी हर बच्चे को एवरेज दिखा रहा है। सच में हिम्मत तोड़ने वाली बात है। स्ट्रीम पर पूरा हंगामा और एक्साइटमेंट है। स्ट्रीम के बाहर ऑपरेशन जोरों पर है। 2 घंटे बाद सब कुछ तैयार है। ऑपरेशन का सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है। हर किसी की नजरें मॉनिटर्स पर टिकी हैं। कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। वे देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियर डिवाइस को धीरे धीरे, सावधानी से इंच बाय इंच ट्रांसपोर्ट कंटेनर में डाला जाता है। एक बार जब कंटेनर पूरी तरह सील हो जाता है तो मोटर उसे पटरी के सहारे सतह की ओर खींचती है। सबकी तनाव भरी नजरों के बीच कंटेनर सिंकहोल के निचले हिस्से पर आकर रुक जाता है। इसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट प्लेटफॉर्म कंटेनर को बड़ी बारीकी से लीड लाइन यूनिट में उतारता है। आखिरी सील बंद होने के कुछ ही पलों बाद एक टेक ऑफिसर खड़ा होकर रिपोर्ट देता है, सारे रेडिएशन लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं। ये शब्द अभी पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि पूरी जगह तालियों और शोर से गूंज उठी। बाद में कॉम्बैट इंजीनियर्स न्यूक्लियर डिवाइस को बाहर ले जाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। हेरिटेज अथॉरिटी के लोग सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं। शाम के 8 बजे के बाद तक काम चलता रहता है और आखिरकार सिविल डिफेंस शेल्टर पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। जब सब कुछ शांत होता है, मैं देर रात के नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जाने ही वाला होता हूँ कि जनरल हान मुझे आवाज देते हैं।
लियाम, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। सच कहूं तो ये जगह मेरे एक साथी से जुड़ी है। मैं इसे कई सालों से ढूंढ रहा था। शुक्रिया। मैं हाथ हिलाता हूँ। जनरल हान, आप बहुत मेहरबान हैं। मुझे तो ये बस इत्तेफाक से मिल गया। जनरल हान मुस्कुराते हैं। क्या तुमने कभी मिलिट्री एकेडमी के बारे में सोचा है? मैं तुम्हारी तुरंत इसका इंतजाम कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल वैसे ही इंसान हो जिसकी इस देश को ज़रूरत है। ये शब्द सुनकर आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। मैं बस अजीब तरह से हंसता हूँ। शुक्रिया जनरल हान, सच में, पर मुझे वो पसंद है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जनरल हान की मुस्कुराहट बिल्कुल कम नहीं होती। अच्छा है, इससे तुम मुझे और भी पसंद आने लगे हो। मैं तुम्हारी पसंद की इज्जत करता हूँ, पर यह ऑफर हमेशा खुला है। तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैं शर्माते हुए मुस्कुराता हूँ। मैं ये बात याद रखूंगा। शुक्रिया जनरल हान। अलविदा कहने के बाद जनरल हान अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं और उड़ जाते हैं। कमिश्नर चेन भी थोड़े समय बाद अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। बस सीबीआरएन यूनिट वहीं रुकती है, जो बचे हुए रेडिएशन को संभाल रही है। डीन कार्टर मेरे पास आते हैं। लियाम, क्या तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है? मैं आज रात तुम्हें पैसे वायर कर दूंगा। मैं बिना देर किए अपना कार्ड निकालकर उन्हें दे देता हूँ। कुछ ही देर बाद मेरे फोन की घंटी बजती है। 71,000 युआन मिल गए। मैं तुरंत डीन कार्टर को शुक्रिया कहता हूँ और मार्कस को अपने साथ ले जाता हूँ। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैं वर्चुअल पैनल खोलता हूँ और सिस्टम पर 2 ड्रॉ चांसेस इस्तेमाल करता हूँ। एक सेकंड बाद मेरे दिमाग में आवाज गूंजती है। 2 ड्रॉ चांसेस इस्तेमाल हो गए। स्किल्स अनलॉक्ड। मास्टर ऑफ सेरेमनीज। मैं बिल्कुल सुन्न होकर पैनल को घूरता हूँ। ये आखिर किस काम का है? मैं एक ठंडी आ भरता हूँ और सीधे सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं अपने रूममेट्स के साथ कैफेटेरिया जाता हूँ। नोटिस बोर्ड पर एक नया कैंपस रूल लगा है। स्टूडेंट्स को कैंपस में कहीं भी पत्थरों पर मारने की मनाही है। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है। न्यू कैंपस रूल डिटेक्टेड। एक ड्रॉ चांस मिला। जेसन और केविन हंसते हुए मेरे कंधे थपथपाते हैं। लियाम, तुम कमाल हो। 2 दिन में 3 नए कैंपस रूल्स। मैं उन दोनों को घूरता हूँ और सीधे कैफेटेरिया में चला जाता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से स्कूल ने सबको 1 दिन की छुट्टी दी है। नाश्ते के बाद हम वापस डोम की तरफ चलते हैं। मैं प्रोफेसर ली के भेजे हुए सारे पत्थर बाहर बैल्कनी में ले आता हूँ। मेरे रूममेट्स मुझे रोकने के लिए कूद पड़ते हैं। लियाम, नए रूल के हिसाब से कैंपस में कहीं भी पत्थर मारना मना है। मैं मुस्कुराता हूँ। उसमें लिखा है जमीन पर नहीं। मैं जमीन पर नहीं मारूंगा। और इसी के साथ मैं एक रस्सी निकालता हूँ, एक बास्केटबॉल जितने बड़े पत्थर को बांधता हूँ और उसे सुखाने वाले रैक से लटका देता हूँ। फिर मैं स्लेज हैमर उठाता हूँ और नीचे की तरफ मारना शुरू करता हूँ। लगभग 1 दर्जन वार के बाद पत्थर एक आवाज के साथ टूट जाता है और फर्श पर गिर जाता है। मैं उसे उठाता हूँ और अंदर देखता हूँ। वहाँ एक असली बाय वॉल्व फॉसिल है। इससे मेरा जोश बढ़ जाता है। मैं अगला पत्थर बदलता हूँ और वार करना जारी रखता हूँ। दूसरा पत्थर बस टूटने ही वाला है। मैं पूरी ताकत लगाता हूँ और जोर से हथौड़ा मारता हूँ, लेकिन अगले ही पल बालकनी की छत ढह जाती है। प्लास्टर के टुकड़े हर तरफ गिरते हैं। मैं अपने सिर पर हाथ रखता हूँ और तेज से अंदर भागता हूँ। धूल के बीच जिस्म खांस रहा है। लियाम, तुमने तो बालकनी की छत ही तोड़ दी। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, मलबे का ढेर नीचे गिरता है और उसके साथ 2 लोग भी नीचे आ जाते हैं। जब आखिरकार धूल साफ होती है तो हम उन्हें देख पाते हैं। एक लड़का और एक लड़की, दोनों स्कूल यूनिफॉर्म्स में। मेरा दिमाग एकदम बंद हो जाता है। मार्कस और मेरे रूममेट्स सब वहीं खड़े हैं। उनके मुंह इतने खुले हुए हैं कि पूरा अंडा समा जाए। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भी उतने ही हैरान हैं। व्यूअरशिप अभी 1 लाख पार कर गई है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी जानकारी। छत के किनारे वाली बाहरी पैरापेट वॉल अंदर से ज्यादातर हॉलो फोम की होती है। ये सॉलिड कंक्रीट नहीं है, कभी था भी नहीं। एक जोरदार चोट और ये गिर जाती है। इस तूफान के साथ कुछ तो बहुत गलत है। क्या सच में पत्थरों को तोड़ना जरूरी था? ऐसे ही चलता रहा तो पूरी इमारत गिर जाएगी। मुझे अब समझ आ रहा है कि डीन कार्टर को कैसा महसूस होता होगा। उसे प्यार करो या नफरत, पर तुम कुछ कर नहीं सकते। तभी सन्नाटे को चीरते हुए खांसने की आवाज आती है। मैं वापस होश में आता हूँ और जल्दी से उन दोनों को कमरे के अंदर खींच लेता हूँ। लड़का अपने चेहरे से धूल साफ करता है। क्या तुम सीरियस हो? हम बस शांति से एक साथ मरना चाहते थे। उसके बगल में लड़की अपने आंसू पोंछती रहती है। क्या मरना सच में इतना मुश्किल है? मैं बीच में बोलता हूँ। क्या तुम दोनों ठीक हो? लड़का खुद पर हंसता है और फिर अचानक गाना गाने लगता है। मेरा चेहरा अजीब सा हो जाता है। गाने के लिए यही वक्त मिला था। कुछ सवाल जवाब के बाद बात समझ आती है। लड़के का नाम डैनी है, लड़की का नाम माया है। वे साथ में बड़े हुए, बचपन के साथी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, लेकिन उनके परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों के माता पिता अपनी बात पर अड़े हुए हैं। निराशा के एक पल में माया ने लड़के का भेष बनाया ताकि वे साथ में छत पर छिपकर जा सकें और सब कुछ खत्म कर सकें। मैं उन्हें घूरता हूं और आंखें घुमाता हूं। तुम मरने से नहीं डरते, पर अपने पेरेंट्स से डरते हो। वो दुश्मनी तुम्हारे बड़ों की है। उसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है।
अगर तुम वाकई साथ रहना चाहते हो तो बस शादी कर लो। वे दोनों आंखें फाड़ कर मुझे देखते हैं। शादी कर लें? मैं सिर हिलाता हूँ। एक शानदार और हिम्मत वाली शादी करो। अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि तुम कितने सीरियस हो, वे मान जाएंगे। मैं वादा करता हूँ। डैनी कड़वाहट के साथ हंसता है। मैं शादी का खर्च नहीं उठा सकता, और अगर उठा भी लिया तो कोई आएगा नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ। इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, मैं पूरी शादी संभाल लूंगा। मैं इस दौरान तुम्हारे लिए पैसे भी कमा लूंगा। हम ये यहीं स्कूल कैफेटेरिया में करेंगे। सब मुझे घूरने लगते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेसन मेरा हाथ पकड़ता है। क्या ये वाकई काम करेगा? स्कूल कभी इसके लिए राजी नहीं होगा। मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। जहाँ चाह वहाँ राह। केविन मेरे पास आता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं साथ हूँ। जेसन भी जोश में सिर हिलाता है। डैनी ये देखता है और उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। शुक्रिया आप सभी का। ये देखते हुए कि ये दोनों कुछ देर पहले अपनी जान देने वाले थे, मैं डैनी के कंधे पर हाथ रखता हूँ। चलो इसे आज ही करते हैं। हम एक पूरी ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग करेंगे। जाओ और बढ़िया ट्रेडिशनल वेडिंग आउटफिट्स रेंट पर ले आओ अभी। वो माया का हाथ पकड़ता है और वे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मैं बाकियों को अपने साथ लेता हूँ और सबसे पहले कैफेटेरिया मैनेजर को मनाने के काम पर लग जाता हूँ। फिर मैं प्रोफेसर ली को ढूंढता हूँ। वे मेरी बात सुनते हैं और मेज पर हाथ मारते हैं। ये बेतुका है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अब तुम चाहते हो कि मैं डीन के पास जाकर तुम्हारी सिफारिश करूं? अगर तुम ये चाहते हो तो खुद करो। मैं एक लंबी आह भरता हूं। पेलियंटोलॉजी कभी कभी बहुत बोरिंग होती है। कैंपस में चर्चा है कि म्यूजिक डिपार्टमेंट खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा है। प्रोफेसर ली मेज पर हाथ मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, लड़के? ठीक है ठीक है, मैं खुद तुम्हें डीन कार्टर के पास ले जाऊंगा। पर यह मत समझना कि वो हाँ कह देंगे। वे मुझे सीधे डीन के ऑफिस ले जाते हैं। मेरे ताज्जुब की बात यह थी कि डीन कार्टर तुरंत मान जाते हैं। कुछ दिन पहले हुई घटना ने सबको डरा दिया है। एक वेडिंग बैंक्वेट ही है जिसकी इस कैंपस को अभी जरूरत है। बुरा यह है कि आज रात मेरी एक क्लाइंट डिनर है, वरना मैं खुद स्पीच देता। मैं तुरंत उन दोनों को शुक्रिया कहता हूँ। मैं प्रोफेसर ली और डीन कार्टर को अलविदा कहता हूँ। हम फ्लायर्स प्रिंट कराने के लिए भागते हैं। फिर हम ठीक वहीं एक टेबल लगाते हैं जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगती है मैं मेगाफोन उठाता हूँ। आज रात हमारे साथी अलुमनाई डैनी की शादी यहीं कैफेटेरिया एक में हो रही है। जश्न में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत है। डीन कार्टर ने इसे ऑफिशियल कर दिया है। एक गिफ्ट लाओ और अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ भीड़ पागल हो जाती है। स्टूडेंट्स अपने फोन्स निकालते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं। हर जगह शेयर करने लगते हैं। जल्द ही और भी लोग परफॉर्म करने के लिए नाम लिखवाने लगते हैं। सजावट और शादी की कैंडी लगाने के लिए वॉलंटियर्स आने लगते हैं। देखते ही देखते शाम जाती है। डैनी अपने साथ माया को लेकर आता है। उनके साथ दोनों तरफ के दादा दादी बाई नाना नानी हैं। वही दो बुजुर्ग जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। अब तक कैफेटेरिया के एंट्रेंस से लेकर बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। हर तरफ से स्टूडेंट्स उमड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई प्रोफेसर्स भी सिर्फ ये देखने आ गए कि क्या चल रहा है। लायन डांस ट्रूप अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। एंट्रेंस पर एक गिफ्ट टेबल लगाई गई है। मैंने अंदाजन 50 युआन पर पर्सन का सुझाव दिया था, पर स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादातर लोग 100 के करीब दे रहे हैं, कुछ तो कई 100 भी। कैफेटेरिया आखिरी सीट तक भर गया है। कम से कम 1500 लोग आए। स्टेज पर होने वाली हर परफॉर्मेंस भीड़ में जोश भर देती है। जब ज्यादातर लोग खा पी लेते हैं तो संगीत रुक जाता है। मैं एक ट्रेडिशनल सेरेमोनियल रोब पहने हुए वेडिंग एमसी के रूप में स्टेज पर आता हूँ। मैं अपने सामने चेहरों के समंदर को देखता हूँ। आदरणीय मेहमानों, आज के इस शुभ दिन और शुभ घड़ी में जब ये लालटेनें जगमगाने लगी हैं, हम यहाँ जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक के गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि पुरानी मर्यादा की किताबें हमें बताती हैं, शादी दो परिवारों को एक करती है, जो मानवीय रिश्तों की बुनियाद और सभी अधिकारों और सद्भाव की शुरुआत है। आज हुआंग परिवार के डैनी और ली परिवार की माया इस मुबारक दिन पर शादी के बंधन में बंध रहे हैं। एक ऐसा बंधन जो 100 सालों तक चलेगा। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूँ तालियां गूंज उठती हैं। लाइव स्ट्रीम की चैट एकदम पागल हो जाती है। व्यूअर्स की गिनती बढ़ जाती है। वो अंदाज, वो सुर, यहाँ तक कि एक ब्रॉडकास्टिंग मेजर भी ऐसा नहीं कर पाता। उसके बोलने के तरीके में कुछ तो अलग है। हम सचमुच एक कैफेटेरिया में हैं और ये इंपीरियल टेम्पल में किसी शाही समारोह जैसा लग रहा है। अब आई ना बात। मेरी पुरखों की यादें ताज़ा हो रही हैं। जैसे ही तालियां कम होती हैं मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूं और जारी रखता हूं। इस हॉल में शायद नक्काशीदार खंभे या सजे हुए छत न हो, पर यह सच्चाई से सजा है। भले ही यहाँ सोना या नीलम न हो, हजार वफादार दिल यहाँ जश्न मनाने के लिए मौजूद हैं। लाल रिबन ऊपर लटके हुए हैं जो हमारी जवानी की आग से दहक रहे हैं। रोशनी तेज है जो इस जोड़े के भविष्य का रास्ता रोशन कर रही है। इस पल में धरती और आसमान गवाह है। घड़ी आ गई है। मैं अपना हाथ उठाकर रेड कारपेट के आखिरी छोर की ओर इशारा करता हूँ।
कृपया हमारे नए जोड़े का हॉल में स्वागत करें। हर एक इंसान उस तरफ देखता है जहां मैं इशारा कर रहा हूँ। डैनी और माया शानदार लाल ट्रेडिशनल वेडिंग अटायर में नजर आते हैं और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं मैं एक तरफ हट जाता हूँ। दूल्हा और दुल्हन कृपया ऑल्टर पर अपनी जगह लें, खुद को संभालें। अब हम ट्रेडिशनल वेडिंग बो सेरेमनी करेंगे। पहला नमन धरती और आकाश को। हम ऊपर वाले आसमान और नीचे की धरती का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन दो रूहों को मिलाया। वे दोनों मेरे शब्दों के साथ बिल्कुल सही तालमेल में झुकते हैं। वे एंट्रेंस की तरफ झुककर गहरा नमन करते हैं। दूसरा नमन बुजुर्गों को। हमारे दादा दादी व नाना नानी को लंबी उम्र और खुशहाली मिले और ये परिवार आने वाली पीढ़ियों तक फले फूले। मुख्य मेज पर बैठे बुजुर्ग पहले से ही भावुक होकर रो रहे हैं। तीसरा नमन। पति और पत्नी एक दूसरे को नमन करते हैं, हर जन्म में साथ बूढ़े होने का वादा करते हुए। इस आखिरी नमन के लिए वे पहले से भी ज्यादा झुकते हैं। जैसे ही वे उठते हैं, डैनी आगे बढ़कर माया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुराता हूँ। रस्म पूरी हुई। मैं ऐलान करता हूँ, दूल्हा दुल्हन, तुम्हारा भविष्य जितना हो सके उतना उज्जवल हो। पूरा कैफेटेरिया शोर से गूंज उठता है। ठीक उसी वक्त केविन माइक पकड़ता है और स्टेज की तरफ भागता है। सब लोग सुनिए, ये पूरी शादी लियम ने प्लान की है। हमारी मांग है कि लियम अभी हमारे लिए कुछ परफॉर्म करे। इस पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। हर कोने से तालियां और शोर सुनाई देने लगता है। इस तरह के जोश को देखकर मैं माइक वापस ले लेता हूँ। मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं कुछ छोटा सा करूंगा। और इसी के साथ मैं वेंडी के पास जाता हूँ जो कैंपस ब्यूटी है और जिसने अभी अपनी परफॉर्मेंस खत्म की है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।